आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज मेरे साथ तस्लीम रहमानी साहब हैं जो मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि महात्मा गांधी महात्मा कैसे बने और मुसलमान उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनका मुसलमानों के बारे में क्या रवैया था। मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। मेरा आपसे ये सवाल है कि महात्मा गांधी के बारे में मुसलमानों का क्या रवैया है या मुसलमानों का क्या सोच है। देखिए, महात्मा गांधी इस मुल्क के राष्ट्रपिता कहलाए जाते हैं। तो अब अगर राष्ट्रपिता की हैसियत से देखें तो मुसलमानों के अलग से रवैये की या एक नज़रिए की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मुल्क सभी का है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। तो जो हमारे नेशनल फिगर्स हैं उन फिगर्स को लेके पूरे मुल्क का ज़ाविया नज़र रवैया एक ही होगा, बिल्कुल इसी तरीके से कि जिस तरीके से हम अपने राष्ट्रगान को लेके कोई किसी किस्म का कोई सवाल नहीं है, हमारे कौमी तराने पे या कौमी झंडे पे या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो रवैये ये जो नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं इनमें तो पूरे मुल्क का रवैया यकसा होता है। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की हैसियत से मुल्क जानता है, तो उस हैसियत से मुसलमानों का भी पूरे मुल्क की तरह एक रवैया है कि ठीक है, राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी इस मुल्क के, इसमें क्या दो राय है। तो महात्मा गांधी का रवैया मुसलमानों के ताल्लुक से क्या था। महात्मा गांधी का रवैया भी देखिए, महात्मा गांधी की अगर आप पूरी तारीख उठा के देखेंगे तो असल में तो महात्मा गांधी का इंट्रोडक्शन साउथ अफ्रीका में होता है, जहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जहाँ वो एक मूवमेंट खड़ा करना चाहते हैं। और उस वक्त साउथ अफ्रीका में बड़ा डोमिनेंस क्लास, इत्तेफाक से वो आज भी वही डोमिनेंस क्लास है, वो मुसलमानों का रहा है। तो वहाँ के जो मुसलमान पूंजीपति और बाअसर लोग थे, उन्होंने गांधी जी को आगे बढ़ाया और उनको लीडरशिप उन्होंने दी। वहाँ का जो साउथ अफ्रीका का मूवमेंट था उसमें पूरा प्रोटेक्शन दिया। तो गांधी जी को लीडर बनाने में उस वक्त के मुस्लिम इन्फ्लुएंशियल क्लास का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और फिर साउथ अफ्रीका से जब वतन में वापस आए तो यहाँ भी उनको जो पहली सपोर्ट मिली वो अली बिरादरान की मिली, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर, और उनके अखराजात तक यहाँ के मुसलमान जो पूंजीपति उस वक्त के थे उन्होंने ही बियर किए। तो गांधी जी को यहाँ बहैसियत एक नेशनल लीडर के और फ्रीडम स्ट्रगल के हीरो के तौर पर लॉन्च करने में सारा रोल मुसलमानों ने प्ले किया। तो इस हैसियत से गांधी जी का रवैया खुद मुसलमानों की जानिब बहुत बेहतरीन होना ही चाहिए था, नेचुरल था कि वो उस रवैये के साथ चलते। फिर इसमें एक बात और समझनी चाहिए, उस वक्त तक मुल्क का रवैया क्या था, ये एक बड़ा सवाल है और अहम सवाल है, क्योंकि इस मुल्की इस कौमी रवैये का असर गांधी जी पे पड़ना बट नेचुरल है। और हम ये देखते हैं कि तकरीबन 1799 में औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद और जब मुग़ल सल्तनत बिखरने लगी और वो कमज़ोर होना शुरू हुई और आपस में खाना जंगियाँ मुग़लों के बीच शुरू हुई और अंग्रेज़ भी उसी वक्त यहाँ आ चुका था, अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, तो मुल्क का एक रवैया ये बना गैर महसूस तौर पर और गैर एलानिया तौर पर कि हिंदू के पास अब हुकूमत आनी चाहिए। मुग़ल कमज़ोर हो गए, ये उस वक्त के बड़े हिंदुओं ने समझ लिया था, जागीरदारों ने, पंडितों ने, कि मुग़ल कमज़ोर हो गए और मुग़लों को बांध के ताकत देने वाली कोई दूसरी शख्सियत वहाँ मौजूद नहीं थी। लेकिन इतनी मजबूत और इतनी बड़ी ताकत थी कि एक दिन में उस मुग़ल हुकूमत को ख़त्म नहीं किया जा सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि 1799 के फ़ौरन बाद 25 साल के अंदर 1827 में राजा राम मोहन राय ने हिंदू रेनिज़ा का मूवमेंट शुरू किया। हिंदू रेनिज़ा, हिंदू निशात सानिया, हिंदू अहिया परस्ती का मूवमेंट, ये पहला मूवमेंट है जो अब 1000 साल की तारीख में हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में
ब्रह्मो समाज का कायम करके हिंदुओं के अंदर से छूतछात को ख़त्म करने, सती को ख़त्म करने, तालीम का फ़रोग़ देने, इन तमाम चीज़ों के लिए हिंदू रेनिज़ा मूवमेंट शुरू किया। और उसमें जितने बड़े नाम हम उस ज़माने के जानो सब शरीक हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के दादा देवाशीष टैगोर साहब भी उसमें शरीक हैं, और जितने भी बड़े जागीरदार और सब थे ये उसमें मूवमेंट में शरीक रहे। और ये मूवमेंट ऐसा बढ़ा कि ये सीना ब सीना हिंदू अपर क्लास में और अपर कास्ट में ये कहीं ना कहीं एक पॉलिसी बन गई कि अब मुग़ल जा रहे हैं तो मुग़लों के जाने के बाद नई सरकार में हिंदुओं को अपने बर्तरी और बालादस्ती का इजहार करना चाहिए। तो एक रवैया था जो कायम हो गया उसी वक्त, और उसी रवैये के चरबे से हम ये देखते हैं कि कांग्रेस उठती है। उसके बाद आप मुस्लिम लीग का बनना, फिर हिंदू महासभा का बन जाना 1906 में, ये सब उस रवैये की दलील है। आनंद मठ उसी ज़माने में लिखा गया 1860 में। हिंदुत्व रहा एक प्राकृतिक इतिहास बंगाली ज़बान में जितिननाथ बासु ने उसी ज़माने में लिखी। तो स्वामी विवेकानंद की बहुत ही फेमस तकरीरें उसी ज़माने में सामने आई, मज़ाहिब से मुताल्लिक़ और हिंदू धर्म से मुताल्लिक़। रविंद्रनाथ टैगोर की पोइट्री में वो बहुत साफ दिखाई देता है। तो आर्ट में, लिटरेचर में, कल्चर में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, सब में वो हिंदुत्व का आमेज़ी उसी वक्त शुरू हो गई। और उस वक्त में जब 1920 में गांधी जी सामने आते हैं तो वो एक रवैया, एक हिंदू रवैया स्टैब्लिश हो चुका था और दो कौमी नज़रिए पर बात होनी शुरू हो चुकी थी। सावरकर मूवमेंट चला रहा था उस वक्त में। आरएसएस उसके कुछ ही दिन के बाद आरएसएस बन गई। एक दिन में तो कोई तंजीम नहीं बनती ना। 1924-1925 में जो आरएसएस बनी उसका ख्याल कायम हो चुका था हिंदू महासभा के क़याम के बाद से, और हिंदू रेनिज़ा के मूवमेंट के साथ साथ। तो उस दो कौमी नज़रिया, हिंदुत्व का लफ्ज़ इस्तेमाल हो चुका बहुत पहले है। सभी ने किसी न किसी तौर पर इस्तेमाल किया। सावरकर ने तो 1923 में बहुत बाद में हिंदुत्व की किताब लिखी। तो इस रवैये का असर महात्मा गांधी के ऊपर भी यकीनी तौर पर देखा जा सकता था। मुसलमानों चाहे जितना एक बात डॉक्टर साहब ये आती है, क्योंकि आपका बहुत वसी मुताला है, कि जब साउथ अफ्रीका से गांधी इंडिया आए, इमरान ने गांधी को खिलाफत मूवमेंट में अपने साथ रखा और पूरे हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया। इसकी क्या हकीकत है? देखिए, आपने जितने नाम लिए, गोपाल कृष्ण गोखले हो या बाल गंगाधर तिलक हों या लाला लाजपत राय हों, ये सब कौन लोग हैं? ये सब हैं अपर कास्ट हिंदूज, अपर कास्ट हिंदू। गांधी जी अपर कास्ट हिंदू नहीं थे, अपर कास्ट थे बट वो पंडित नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, और बाकी लोग ब्राह्मण थे। तो इनका वर्चस्व था, इनको फौकियत हासिल थी कांग्रेस के ऊपर, और ये बनिए थे। तो ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे आते ना वर्ण प्रथा में। बनिए तो तीसरे नंबर पे आते। पहले तो ब्राह्मण हो गए, फिर ठाकुर हो गए, क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, फिर बनिए आते हैं तो ये थर्ड पे। तो उनके लिए तो ये उनकी वर्ण प्रथा के मुताबिक गांधी जी को कबूल करना उनके लिए ज़्यादा कोई अच्छी बात नहीं थी उनके अपने उसूल पे। लेकिन मुसलमानों के पास तो इतना बड़ा कोई कास्ट सिस्टम का कोई टैबो था नहीं। वो गांधी को पहचाना उन लोगों ने कि गांधी एक ज़हीन इंसान है, समझदार और दूरंदेश इंसान है, और 12 बैरिस्टर है, पढ़े लिखे आदमी है। इसलिए मुसलमानों ने उनको प्रमोट किया और इन्होंने नहीं किया। ये बड़ा रीज़न था उस वक्त में। लेकिन गांधी जी ने फिर अपने जौहर दिखाए तो ये सब जो है वो बहुत दूर कहीं जाके दिखाई भी नहीं दिए उस वक्त। लेकिन आप देखें कि ये तीनों लोग या इस किस्म के और बहुत सारे लोग, पंडित मदन मोहन मालवीय भी उस कैटेगरी में शामिल हैं, नानाजी देशमुख हैं, और बहुत सारे लोग हैं। ये सब कौन लोग हैं? ये सब वो लोग हैं जो इस मुल्क में हिंदुत्व का राज्य चाहते थे। आगाज किया तो हिंदुओं का सेल्फ प्राइड का इजहार कैसे हो, उसमें इन तमाम लीडर्स ने एक रोल प्ले किया है। ये वंदे मातरम को जायज़ समझते थे ये लोग, इसलिए कि, और ये वंदे मातरम क्या था? वंदे मातरम पर इख्तलाफ जो आज बहुत ज़माने से किया जाए वो इसलिए नहीं है कि वो कोई मजहबी नारा है या उसका मजहब से कोई लेना देना है, बल्कि इसलिए कि इस मुल्क का मोस्ट कम्युनल लिटरेचर, पहला कम्युनल लिटरेचर, पहला जहरीला लिटरेचर आनंद मठ है, जिसने हिंदू मुसलमान की तफरीक
का जिक्र किया, जिसने हिंदुओं को के कत्लेआम की तरगीब दी, जिसने मसाजिद को और मज़ारों को ढा देने की तरगीब दी। ये सारा एक नॉवेल की सूरत में बीसी चटर्जी ने लिखा, और उसके आखिर में उसका जो लास्ट पेज है उसमें ये तराना आया वंदे मातरम का। तो चूंकि वो एक जहरीला लिटरेचर था, कम्युनल था, विनेमनस लिटरेचर था, इसलिए उसकी मुखालफत सियासी सतह पर हुई, आज भी सियासी सतह पर ही होती है। लेकिन ये जो लोग थे जिनके नाम अभी लिए गए, ये सब उसको अप्रूव करते थे, उस जहरीले लिटरेचर को भी अप्रूव करते थे। एक बात ये कही जाती है डॉक्टर साहब कि मुल्क की तकसीम में गांधी भी बराबर के शरीक हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, और मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है कि हम ये कहें कि मुल्क की तकसीम में गांधी जी का कोई रोल था। लेकिन ये बात तो अपनी जगह सही है कि दो कौमी नज़रिया इस मुल्क को हिंदुत्व के इस मूवमेंट ने दिया। उसके लिए आप किसी एक शख्स का नाम नहीं ले सकते कि ये एक आदमी उसके लिए जिम्मेदार है। पूरा का पूरा एक लीगेसी है पिछले 100 साल की। उस 100 साल में आबियारी की गई है दो कौमी नज़रिए की, नाम लिए बगैर, हिंदू रेनेसा के नाम पर, हिंदू प्राइड के नाम पर। एक लीगेसी ने उसको नर्स किया, उसको आबियारी की। तो लेकिन सावरकर ने उसका इजहार जोर से किया, और सावरकर के बहुत अच्छे ताल्लुकात गांधी जी से रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि, और ये के कहने पे वो माफीनामे लिख रहा था, वही ड्राफ्ट करके दे रहे थे, उसके माफीनामे भी ड्राफ्ट करके उन्होंने दिए। तो गांधी जी ऐसा चाहते हों खुद से, तो ऐसा तो कहना मुश्किल है। लेकिन गांधी जी ने हिमायत जरूर उन लोगों की जो इस मुल्क को दो कौमी नजरिए की सूरत में देखना चाहते थे। तकसीम करें ना करें, दो कौमी नजरिए की हिमायत करते थे। डॉक्टर साहब, इसलिए ये बात कही जाती है कि गांधी जी ने कहा था कि अगर देश तकसीम होगा तो उनकी लाश पर होगा। लेकिन जब कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया तो उस रेजोल्यूशन की मुखालफत गांधी जी ने नहीं की। उसकी वजह थी ना, गांधी जी आखिर के ज़माने में बहुत अंडर प्रेशर रहे हैं। बहुत सारी फोर्सेज, ये हिंदुत्व की सारी फोर्सेज, अब उसमें जो पटेल साहब भी तो बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहे थे। तो आज बीजेपी पटेल साहब को अडॉप्ट किए हुए वो इसी बुनियाद पे है कि पटेल साहब खुद उस दो कौमी नज़रिए के गैर एलानिया हामी रहे, और उन्होंने तकसीम की कोई मुखालफत नहीं की, और खुद जवाहरलाल नेहरू ने भी तकसीम की कोई ज़्यादा मुखालफत नहीं की। तो इन तमाम ये जो टावरिंग लीडर्स थे कांग्रेस के, वो सबके सभी तकरीबन उसकी हिमायत कर रहे थे। तो गांधी जी उसमें उस मामले में अगर बहुत शदीद मुखालफत करते तो खुद गांधी जी जो है वो साइड लाइन हो जाते, मार्जिनलाइज हो जाते। तो इतने समझदार तो गांधी जी थे कि जो लीगेसी उन्होंने कायम की, जो हीरोइज्म उन्होंने अपने नाम पर कायम किया, उसको सिर्फ इस एक नाम पर, और जिसको वो देख चुके थे कि इनएविटेबल है, गांधी जी की लाश बिछ भी जाती उस वक्त तो भी मुल्क तकसीम होता। ये एक बड़ा लंबा चौड़ा प्लान था जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे, और गांधी जी उसको देख रहे थे कि तकसीम तो होना ही है, तो वो मुखालफत करके कर भी क्या लेते। ये भी कहा जाता है कि गांधी मुसलमानों के बहुत हिमायती थे। उन्होंने ये कहा कि वो जाएंगे बांग्लादेश, वो जाएंगे पाकिस्तान और मनाएंगे लोगों को, और फिर से एक करेंगे हिंदुस्तान को जो तकसीम हो गया है। और इसी तरह वो नवाखाली गए, वहाँ कत्लेआम को रुकवाया। कलकत्ता गए, जो बंगाल जल रहा था उसको रुकवाने की कोशिश की। तो गांधी मुसलमानों के हामी थे, ये भी कहा जाता है। बहुत अच्छी बातें हैं जो उन्होंने की, और पाकिस्तान को शेयर पूरा नहीं मिला था, 55 करोड़ रुपए बाकी थे, इसलिए गांधी जी कहते थे कि भाई उनको 55 करोड़ रुपए वापस दो, और अगर नहीं देते तो मैं मरण व्रत रखूंगा। वो मरण व्रत रखने वाले थे कुछ ही दिनों में अपने इंतकाल से पहले। तो ये मुसलमानों की हिमायत की बात आप इसे कह सकते हैं कि मुसलमानों की हिमायत है, लेकिन ये एक जुज़वी पार्ट है। असल पार्ट है मुल्क का तकसीम होना, हो जाना, और उसमें हिंदू और मुसलमान की बुनियाद पर तकसीम होना, और इसके साथ फिर इस मुल्क के अंदर वो मजहबी रंग हर चीज़ में दिखाई देना मुस्तकिल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो रंग दिखाई देता है, बिहेवियर में भी वो रंग दिखाई देता है, हिंदू लीडर्स के बयानात में वो रंग दिखाई देता है। 1947 में उसके पहले से भी हिंदुत्व का रंग बहुत साफ छलकता है
हमारे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनके बयानात में भी झलकता है। यानी खाली आरएसएस की बात नहीं है, खुद कांग्रेस के लीडर्स, बड़े जो लीडर्स हैं, जो बाअसर लीडर्स हैं, उनके बयानात में हिंदुत्व का रंग बहुत साफ झलकता है। जी डॉक्टर साहब, एक बात और कही जाती है कि जो तकसीम थी इसकी बुनियाद बहुत पहले पड़ चुकी थी और इसका नतीजा बहुत बाद में आया, और ये दो पार्टियों की तकसीम थी, दो मजहबों की तकसीम नहीं थी। देखिए, ये बात एनालिस्ट अपने अपने नुक्ते नज़र से कह सकते हैं, लेकिन ये बात इस हद तक दुरुस्त है कि तकसीम की दावबेल बहुत पहले पड़ चुकी है। वो नक्शे तकसीम के बहुत पहले कभी तैयार हो चुके थे, वो उसका ऐलान कहीं नहीं हो रहा था। मैं तकसीम को एक साजिश मानता हूँ, और उस साजिश का हिस्सा जहाँ सावरकर है वहाँ जिन्ना भी, और उस किस्म के बहुत सारे लीडर हैं जो इस साजिश का हिस्सा हैं। मैं समझता हूँ कि तकसीम की बुनियाद पहली जंग अजीम के बाद ही इस मुल्क के तकसीम का रास्ता साफ हो गया था, और उसके बाद आप जितने लीडर्स को भी देखेंगे, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1971, 1917 के बाद के जो लीडर्स को आप यहाँ पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं वो दो कौमी नज़रिए की हिमायत करते हुए दिखाई देंगे या मुखालफत करते हुए दिखाई देंगे। तो मुल्क को तकसीम होना है, ये बात फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तय हो गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मैंने क्यों कहा, इसलिए कि पहली जंग अजीम के इख्तिताम का नतीजा कोलैप्स ऑफ टर्किश कैलिफेट पे निकला। तुर्की की जो खिलाफत थी वो टूट गई, बिखर गई, सुकूत हुआ, और उसमें जितने बड़े बड़े पोर्शंस थे वो सारे पोर्शन वो बिखर गए। बैल्कनाइजेशन का प्रोसेस हुआ 19। तो मुल्कों की तकसीम पहली जंग अजीम के नतीजे में हुई है, और आप अगर उन मुल्कों को देखेंगे जिनकी तकसीम हुई है तो आपको लगेगा कि वेस्ट एशिया के तमाम मुस्लिम ममालिक टूट गए। जब हम कहते हैं कि तुर्की खिलाफत बिखर गई, तो तुर्की खिलाफत में कौन बिखरा? तुर्की खिलाफत में पूरा का पूरा जो इस खित्ते का मुस्लिम ममालिक का हिस्सा था, मुस्लिम पॉपुलेशन, वो टूटा है। सीरिया टूट गया, शाम टूटा, सऊदी अरब टूटा, यमन टूटा, लेबनान बना, जॉर्डन बना, ये सारे तो बैल्कनाइजेशन उसी वक्त हुआ ना। तो आप अगर गौर करें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद नुकसानात और तकसीम मुल्कों की पहली बार शुरू हुई है, वो मुस्लिम मुल्कों की हुई है। और अब इस नुक्ते नज़र से आप भारत को देखें तो भारत सबसे बड़ा मुस्लिम ब्लॉक था दुनिया का, आज भी हो सकता है इन द सेंस के आप अगर मिला के देखें बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान को, दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक आज भी है। तो ये उस वक्त भी सबसे बड़ा ब्लॉक था दुनिया का, और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल भी था दुनिया में, मालदार भी था, और प्रतिभाएं भी बहुत थी, पढ़े लिखे बहुत थे, इंटेलिजेंट लोग थे, हर तरह से जो है वो बहुत मजबूत मुसलमान इसी खित्ते में पाया जाता था। दुनिया के 1/3 मुस्लिम पॉपुलेशन अकेले इस एक मुल्क में थी, अनडिवाइडेड इंडिया में। तो इसलिए इस मुल्क का तोड़ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वो फोर्सेस जो बैल्कनाइजेशन कर रही थी वेस्ट एशिया के मुस्लिम ममालिक का, वही फोर्सेस थी जो ये चाहती थी कि हिंदुस्तान में मुस्लिम कुव्वत को तोड़ना है तो मुल्क को तोड़िए, और इसलिए मजहबी बुनियादों पर इस मुल्क को तोड़ा गया। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत आसान था कि जब तकसीम हुई तो भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाता, लेकिन इसको बरतानवी जो मॉडल है जमहूरियत का, उसकी बुनियाद पर क्यों कायम किया गया, जमहूरियत क्यों बनाई गई? देखिए, जमहूरियत तो बननी ही थी, जमहूरियत तो सब जगह, जमहूरियत का दौरा था तो जमहूरियत बननी थी, जमहूरियत में तो कोई मसला नहीं है। वो तो वहाँ पाकिस्तान में भी उन्होंने यही किया, बांग्लादेश में भी उन्होंने यही किया, हमारे अभी तो जमहूरियत का ज़माना है, उसी वक्त से है, तो जमहूरियत होना तो तय था। कि जमहूरियत हमेशा इन्फ्लुएंस होती है, किसी ना किसी के ज़ेर असर होती है, तो हमारे यहाँ जमहूरियत किसके ज़ेर असर होगी, ये भी तय हो चुका था कि जमहूरियत हिंदुत्व के ज़ेर असर होगी, तो दस्तूर में उसके असरात हमको दिखाई देते हैं। दूसरी बात ये तो बड़ा दिलचस्प है कि जब एक मुल्क मजहबी बुनियादों पे तकसीम हो रहा है और उसका एक हिस्सा मुस्लिम मुल्क बन रहा है, तो दूसरे हिस्से को लामहला हिंदू मुल्क बन जाना चाहिए था, हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए था। भले ही डेमोक्रेसी हो तो एक रिलीजियस डेमोक्रेसी भी दुनिया में बहुत सी जगहों पे कायम है ना, यहाँ भी हो सकती थी, वो क्यों कायम नहीं हुई? इस सवाल का बड़ा
आप तज्जिया करके देखें, बड़ा अहम सवाल है और ये समझदारी को दिखाता है उस वक्त की जो लीडरशिप यहाँ पर हमारे मुल्क की थी। अगर हमने हिंदू राष्ट्र बनाया होता तो पंजाब का सिख जो अपने आप को हिंदू से अलग रखता रहा है हमेशा, वो हिंदू राष्ट्र का हिस्सा क्यों बनता? जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं प्रीडोमिनेटली जो क्रिश्चियन ट्राइब्स की हैं, वो उस हिंदू राष्ट्र में क्यों आती? कश्मीर जो प्रीडोमिनेटली मुस्लिम एक आबादी थी, पूरा का पूरा जम्मू भी और कश्मीर भी, वो इस हिंदू राष्ट्र में क्यों आता? साउथ इंडिया की वो स्टेट्स जो इस नॉर्थ इंडिया के हिंदू सनातन धर्म की प्रथाओं से और रिवायतों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, अपोजिट है, वो उस हिंदू राष्ट्र में क्यों आती? और अगर ये सब इतने बड़े बड़े जो रजवाड़े 540 रजवाड़े उस वक्त पहले थे, वो उस हिंदू राष्ट्र को क्यों कबूल कर लेते? जूनागढ़ क्यों आ जाता? हैदराबाद क्यों आ जाता? रामपुर क्यों आ जाता? इसलिए इस सबको प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए सेकुलरिज्म का यहाँ पर नाम लिया गया, वरना इंडिया वह हिंदी बेल्ट का एक छोटा सा मुल्क बन के रह जाता, कुछ भी ना बचता यहाँ। तो ये उनकी दूरंदेशी और समझदारी थी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हिंदू के पक्ष में कर लिए हैं, तो अब सेकुलर डेमोक्रेसी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से चलाएं और मुल्क की एक पूरा एक नक्शा, एक अखंड भारत जो अब है वो अचीव कर लिया। और इसलिए पटेल साहब को कहा जाता है कि मुल्क को मुत्तहिद करने का काम उन्होंने किया, भले ही उसके लिए हैदराबाद में पुलिस एक्शन करके हजारों लाखों लोगों को कत्ल करना पड़ा। तो सब ये बात आपकी काफ़ी हद तक सही लगती है कि मजहबी और ख़ासतौर से हिंदू मजहबी डोमिनेशन इस कॉन्स्टिट्यूशन पर है, क्योंकि पूना एक्ट का जिक्र यहाँ पर मुझे लगता ज़रूरी है कि गांधी क्यों मुखालिफ थे दलितों को अलग से हिस्सा देने के। माहौल में उन्होंने कहा कि मुल्क को राम राज्य होना चाहिए। सेकुलर राज्य की बात गांधी जी ने नहीं की, राम राज्य की बात की। और आज भी बीजेपी कहती है कि गांधी जी तो राम राज्य लाना चाहते थे, इसलिए हम तो राम राज्य ही ला रहे हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जब पार्टी कायम हुई तो अपने दस्तूर की पहली लाइन लिखा कि वो गांधीयाई तरीक़ाकार को वो अपनाएंगे। गांधी का नाम लेकर लिखा है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में। हालांकि गांधी के कत्ल करने वालों में आरएसएस का साबिक रुकन था ही गोट से, हिंदू महासभा में आ गए, लेकिन आरएसएस में भी था वो। तो उन्हीं लोगों ने कत्ल किया और उन्होंने ही अपने दस्तूर में लिखा कि हम गांधी के तरीके को अपनाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ड राम राज्य। और इसकी तस्दीक इस बात से होती है कि जो पूना पैक्ट है, पूना पैक्ट में गांधी जी दलितों के रिजर्वेशन के मुखालिफ हरगिज भी नहीं थे। गांधी जी सिर्फ इस बात के मुखालिफ थे कि जो अंबेडकर साहब कह रहे थे कि जैसे हिंदू और मुसलमान की सीट्स का बंटवारा मजहब की बुनियाद पे हो रहा है, इसलिए तीसरा ग्रुप दलितों को भी एक थर्ड सेक्शन की हैसियत में रखा जाए, ना हिंदुओं के जुमरे में हो वो और ना मुसलमानों के जुमरे में हो। तो वो हिंदू फोल्ड के बाहर जाके रिजर्वेशन का मुतालबा कर रहे थे। ये बात गांधी जी को पसंद नहीं थी, इसके लिए उन्होंने व्रत रखा और बड़ी मुश्किल से पटेल साहब उनको लेके पूना की जेल में गए और वहाँ उनसे जो एग्रीमेंट हुआ वो यही हुआ कि आपको रिजर्वेशन यकीनन मिलेगा और आज़ादी मिलने के बाद भी वो जारी रहेगा, लेकिन आप हिंदू फोल्ड के बाहर नहीं रहेंगे। हिंदुओं को जो शेयर मिल रहा है पार्लियामेंट की सीटों में, उस शेयर के अंदर से हम आपको अपने शेयर में से हम आपको बांट देंगे, लेकिन हिंदू फोल्ड के बाहर जाने की बात करेंगे तो उस पर भी गांधी जी ने कहा था कि मेरी लाश में हिंदू के फोल्ड से बाहर दलित जाएंगे। और अगर दलित को उस वक्त हिंदू फोल्ड के बाहर चले जाते तो आज मुल्क में हिंदू कितना सा रह जाता? बड़ी तादाद तो ओबीसी की और दलित की है। वो अगर एक सेपरेट रिजर्वेशन हासिल कर लेते उस वक्त तो मुसलमान तो चले गए। रिजर्वेशन काय में बढ़ता है? दलितों में और हिंदुओं में। और हिंदू आज़ाद होते, दलित आज़ाद होते, वो अपना रिलीजियस डिनोमिनेशन भी तय करते रहते। तो ये हिंदू कंसोलिडेशन, रिजर्वेशन देते हुए हिंदू क्लास को कंसोलिडेट करना, ये पूरा पैक्ट का सबसे बड़ा मकसद था। रिजर्वेशन तो मिल ही रहा था, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं थी। आमरण अनशन किया था इस बात को लेकर कि लोग कोयरी, कुर्मी, हरिजन और इन सब लोगों को उन्होंने कहा था कि भाई कम से कम इंसान समझिए ये लोग जो काम कर रहे हैं। तो क्या ये जो जमहूरियत की बात थी कि जिसमें सर गिने जाते हैं, तादाद डोमिनेट करती है, तो ये सबको एक फोल्ड में रखने की कोशिश थी या कुछ और था?
फोल्ड पे रखना जरूरी है। देखिए आज भी महसूस किया जा रहा है कास्ट इस मुल्क में एक ऐसा फैक्टर है कि अब बड़े बड़े लोग जो ये कहा करते थे कि नहीं भाई कास्ट नहीं होनी चाहिए, हम भी उनमें शामिल हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये मानने पे मजबूर हो चुके हैं कि कास्ट एक रियलिटी है। और ये रियलिटी इस मुल्क में इसलिए है कि हमने जब भी ये कहा कि कास्ट नहीं होना चाहिए उस पर ईमानदारी से कभी भी अमल नहीं किया। हमने कॉन्स्टिट्यूशन आ जाने के बावजूद, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया गया था, एक क्लास है मेन स्ट्रीम में आ जाए और उसके बाद हम कोई भेदभाव न करें, लेकिन वो भेदभाव आज भी गांव में हो रहा है। तो अगर ये भेदभाव अमलन हमने इस मुल्क से खत्म कर दिया होता तो फिर पूरा एक फोल्ड था। लेकिन बदकिस्मती से कास्ट सिस्टम वर्ण प्रथा इतनी स्ट्रांग है कि खुद अपर कास्ट को इसकी पहल करनी चाहिए थी, उन्होंने आज तक नहीं की और सिर्फ जबानी जमा खर्च किया। तो जो लोअर कास्ट हैं वो ये महसूस करती हैं कि ये तो हमेशा हमें डिस्क्रिमिनेट आज़ादी के बाद भी कर रहे हैं, रिजर्वेशन देने के बाद भी कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने पॉलिटिकल कंसोलिडेशंस किए हैं कि पहले नहीं था ऐसा कोई पॉलिटिकल कंसोलिडेशन। अभी जो डीएमके है साउथ में, या समाजवादी पार्टी है, या जो बीएसपी है, या जो आरएलडी है, या जो ये आपके लालू प्रसाद यादव की पार्टी, ये सब ये किस बुनियाद पे? कास्ट की बुनियाद पे। तो कास्ट का पॉलिटिकल कंसोलिडेशन 90 के बाद में, यानी मंडल कमीशन के बाद में इस मुल्क में हुआ है, ये और खराब हो गया। यानी हम जिस कास्ट को खत्म करने की कोशिश करना चाहते थे और इस मुल्क का दस्तूर जिस कास्टिज्म को पसंद नहीं करता, इसके बावजूद हमारी अवामी और समाजी जिंदगी में कास्ट स्ट्रांग होता चला गया। तो इसलिए रिजर्वेशन की जरूरत भी बढ़ती चली जा रही है और अब कास्ट सेंसस की बात हो रही है, उसी बुनियाद पे हो रही है। एक और आखिरी सवाल मेरा यह है कि गांधी जी अहिंसावादी थे और अहिंसा की बुनियाद पर लोग कहते हैं कि उन्होंने आज़ादी हासिल कर ली। तो क्या अहिंसा की बुनियाद पर आज़ादी मिली या अंग्रेज़ों की अपनी हालत ख़राब थी इसलिए देश को आज़ादी मिली? अंग्रेज का डाउनफॉल शुरू हो गया था, सभी जगह डाउनफॉल उनका चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने कमर तोड़ दी थी अंग्रेज़ों की। तो उनके लिए ये इतने बड़े मुल्क को और इतने बड़े मूवमेंट जो यहाँ आज़ादी के चल रहे थे उसको लेके कैरी ऑन करना उनके बस का नहीं था, इसलिए उनको जाना तो था ही। तो ये कि दोनों ही थे ना मूवमेंट, तो हिंसक मूवमेंट भी था, गरम दल भी था और नरम दल भी था। तो दोनों मूवमेंट चल रहे थे और जो यहाँ कंट्रोल करने की कैपेसिटी थी ब्रिटिशर्स की वो बहुत हद तक कमज़ोर हो चुकी थी और दुनिया का नक्शा बहरहाल बदल रहा था। सारी दुनिया का हालात, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने बहुत कुछ दुनिया के हालात को बदला। तो अंग्रेज़ों का यहाँ से जाना मजबूरी थी। लेकिन फिर भी आप जो मुल्क की आज़ादी के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा है कि हम एक टर्म पूरी आज़ादी नहीं दे रहे, हम एक मशरूत आज़ादी दे रहे हैं। और उसको आप इस तरह भी समझिए कि आज तक भी कॉमनवेल्थ मौजूद है। क्यों है कॉमनवेल्थ? क्या रीज़न है? कौन है कॉमनवेल्थ? कॉमनवेल्थ ये है कि जो मुल्क बरतानिया के कंट्रोल में कभी भी रहे हैं उनके मजमूए को हम कॉमनवेल्थ कहते हैं। किस बात की कॉमनवेल्थ? हम आज़ाद हैं तो हम क्यों कॉमनवेल्थ के मेंबर हों? क्यों क्वीन का बैटन आज भी यहाँ घूमता है जब कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं? तो ये जो है इन्होंने बहुत चालाकी से मशरूत आज़ादी की बात की थी उस वक्त भी, जो छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन अपनी मजबूरियां थी कि छोड़ना पड़ा। बट मेरा ख्याल है कि अब प्रैक्टिकली वो कॉमनवेल्थ हो या कुछ भी हो, हर मुल्क अपने आप में आज़ाद है और एक सॉवरेन एंटिटी है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, इस मौके पर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? गांधी जी की अच्छी बातों पे हमको अमल करना चाहिए। गांधी जी स्वदेशी के बहुत बड़े हामी थे और हमें चाहिए कि हम स्वदेशी को अपनाएं। जब तक हम हमारी जो इकोनॉमी है वो इंडिजिनस नहीं होगी, यानी हम सेल्फ रिलायंट नहीं होंगे, अपनी चीज़ें हम खुद प्रोड्यूस करें और फॉरेन के माल को हम बहुत अच्छा समझें, उससे बेहतर है कि हम अपना अच्छा माल बनाएं, सारी दुनिया में उसको भेजें और ख़ुद भी हम अपने मुल्क का बनाया हुआ माल, चाहे हवाई जहाज़ हो, चाहे गाड़ियाँ हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे खेती हो, चाहे कपड़ा लत्ता हो, चाहे कॉस्मेटिक्स हो, हर चीज़ में हमें स्वदेशी को अपनाना चाहिए। गांधी जी का ये मंत्रा हमारे जीडीपी को मजबूत करने में बहुत अहम रोल प्ले करेगा। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।